order of magnitude. The order of magnitude of a physical quantity is that power of 10 which is closest to its magnitude. Order of magnitude क्या होता है? That is the value of किसी physical quantity is that power of 10. Physical quantity is that power of 10 which is closest to the magnitude. जो भी हमारे पास quantity दी है उसका जो magnitude है उसको हम क्या लेते हैं? हमने बता था ना ये this system is matrix system. तो हम यूजली क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पावर ऑफ 10 की पावर में लेते हैं वैल्यूज और उसका जो ऑर्डर है मैग्नीट्यूड का उसकी वैल्यू क्या होगी. ठीक है, तो ऑर्डर को जो है वो हम जो है जब भी क्वांटिटीज को मेजर करते हैं तो इससे हमें आइडिया मिलता है कि क्वांटिटी जो है वो कितनी बड़ी है या छोटी है. इट गिव्स द आइडिया हाउ बिग और हाउ स्मॉल द क्वांटिटी इज. सपोज हमारे पास कोई नंबर है n, इसका हमने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड करना है. तो पहले सबसे पहले हम इसको ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं n इंटू एक्स 10⁻⁻x. ये हमारे पास नंबर आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, राइट. इसको हम एक्सपेक्ट करेंगे n इंटू 10⁻⁻x. अब यहां पे ये जो n है it is always less than equals to 5 या greater than 0.5 और x जो है that is the order of magnitude. here x जो है ये क्या होगा इसका? x is the order of magnitude. जैसे फॉर एग्जांपल एक टेबल हम बना लेते हैं, ठीक है, और मैं इसमें कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं. फर्स्ट कॉलम में आप लिखिए सबसे पहले जो हमें नंबर दिया है मेजर नंबर n. सेकंड में क्या होगा? expressed in nearest power of 10. power of 10 एंड लास्ट में आ गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. राइट. अब जैसे हमारे पास नंबर n जो है वो हमारे पास किसके बराबर है? से नंबर इज 7. तो इसको कैसे लिखा जाएगा? 0.7 इंटू 10⁻⁻1. तो हेयर n जो है ये आ गया, नंबर n जो है वो किसके बराबर हो गया? 0.7 इंटू पावर 10 की पावर क्या होगी? 1. अब देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास n ये आ गया 0.7. अगर हम ये 7 लेते हैं n, तो 7 जो है वो क्या होगा? 5 से क्या है? यहाँ पे हमारे पास जो n लेना है ये हमेशा हमने 5 से कम होनी चाहिए इसकी वैल्यू या इसके बराबर होनी चाहिए, लेकिन 7 बड़ा है तो इसलिए इसको क्या करेंगे? हम डिवाइड कर लेंगे. 10 से डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.7 और यहाँ पे होगी 10⁻1. तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो 1 के बराबर होगा, जो 10 की पावर होगी. मींस x यहाँ पे क्या हो गया? 1 होगा. या मैं नंबर एक और लिखता हूं. जैसे हमारे पास नंबर है 49.
अब 49 जो है ये क्या है n, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 4.9 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो n है हमारे पास ये क्या हो गया 5 से लेस 4.9 और पावर क्या होगी 10⁻1, तो इसको भी 10 से डिवाइड किया 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, तो इसका भी ऑर्डर जो हमारे पास क्या होगा 1 के बराबर। या अनदर एग्जांपल से हमारे पास नंबर है 54। अब अगर इसको मैं यहाँ पे 5.4 लिखता हूं तो ये 5 से बड़ा है। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, तो 0.54 10⁻²। तो एक्चुअल में जो n है आपको n जो है वो 5 से लेस या इसके बराबर या ग्रेटर देन 0.5 हमने लेके आए। तो अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा 2 के बराबर हो जाएगा। ये हम इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे ताकि आपको ये क्लियर होता जाए कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या चीज है। अब अगर हमारे पास ऐसा नंबर है 555, मैग्नीट्यूड किसके बराबर है 555, तो ये क्या हो जाएगा 0.55 इंटू 10⁻3। अगर उसको 100 से लेते हैं तो 5.5 जो है वो इससे क्या होगा बड़ा होगा, तो इसके बराबर या इसके से वैल्यू कम होनी चाहिए, तो क्या होगा 0.55 इंटू 10⁻3, तो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। जो पावर ऑफ 10 होगी दैट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब से हमारे पास नंबर जो है मैं बड़ा नंबर ले लेता हूं, 999, तो इसको भी अगर हम 100 से लेते हो तो 9 आ गया, 9 इज ग्रेटर देन 5, तो क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे भी 0.99 इंटू 10⁻3, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर। से नंबर इज 1001। Now in that case हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.001 इंटू 10⁻3। ठीक है 1, तो 1 जो है दैट्स लेस देन 5, तो ये क्या होगा हमारे पास 10, इसका भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 3। कोई एक और बड़ा सा नंबर ले लेता हूं मैं, जैसे हमारे पास है 6 5 4 3 0 0। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा हमारा, ये आ जाएगा 0.654300 इंटू 10⁻6, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 6। हाँ जी बेटे, लास्ट में जो 2 0 हैं, हाँ बिल्कुल पावर में ले जाएंगे। आप थोड़ा सा आगे जा रहे हो ना, आप सिग्निफिकेंट के साथ इसको ले रही है, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बता रहा हूं मैं अभी। ठीक है, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, तो आप इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ रिलेट कर रहे हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, ये हम ले रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब अगर हमारे पास ऐसे नंबर दिया हुआ जैसे 0.135, ऑलरेडी ये है क्या है 0.135,
तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास 1.35 इंटू 10⁻⁻⁻1। ये पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या होगी 10⁻। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्योंकि इस यूनिट के अंदर बच्चे बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी राउंडिंग ऑफ होती है, राउंडिंग ऑफ भी लेंगे हम, सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, राइट। तो ये सारी चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक तो पहले तो आपको समझ आनी चाहिए क्या है ये है, इसको इसमें क्या है हमारा तो जो नंबर हमने यहाँ पर लेना है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए या ग्रेटर देन 0.5। अब अगर हमारे पास नंबर ऐसे दिए हो ये है 0.05, तो इसको हम 0.05, तो इसको 5 ला सकते हैं, तो क्या हो गया 5 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि ये 5, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा -2। एंड से नंबर इज 0.99, ये थोड़े टिपिकल केसेस होते हैं, इनको देखना 0.99, तो अब ये 9.9 नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि 9.9 होगा तो क्या होगा 5 से बड़ा है, तो फिर इसको एज इट इज ही रहने देना है हमने। क्या होगा 0.99 इंटू 10⁻⁻0 आ जाएगी, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 0। Now write down a question. Write the order of magnitude of the following measurements. Write the order of magnitude of the following measurements. और वो मेजरमेंट्स क्या हैं? फर्स्ट 2, 5, 7, 1, 0, 0, 0 meters, and second is 0.00 0.521 kg। अब इनका हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लेना है, राइट। अब ये नंबर है तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट में 2, 5, 7, 1, 0 करिए, शाबाश, कैलकुलेट करके बताओ मुझे अगर समझ आया आपको तो। टेन टू पावर 8 नहीं आएगा बच्चे, देखो ये 2 पॉइंट है ना, 2.5 है ना, तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट ले सकते हैं ना, क्योंकि 2 पॉइंट जो होगा 2 जो है वो 5 से लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये आ जाएगा इसका 2.5, और उसके बाद पूरी वैल्यू लिखनी है तो लिख सकते हैं 2.571। आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं है जीरो को, लेकिन यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे कितने हो गए 10⁻7। तो अब ये जो 2 है ना, 2 नंबर आ रहा है पहले, तो 2 इज लेस देन 5, तो यहाँ पे इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज 7। अब इसमें हमें क्या है, ये देखो इस नंबर में ध्यान देना, ये तो आ गए जीरो, तो तुम आ जाएगी, काउंट करेंगे माइनस में हो जाएगी वैल्यू।
अब ये क्या है 5 और 5 के आगे क्या है 2, तो इसका जो है वो रहेगा हमारा, नहीं -6 नहीं रहेगा, -5 रहेगा। शाबाश, इसमें क्या रहेगा -5, यह आ जाएगा हमारे पास 0.521 इंटू 10⁻⁻5। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज -5, क्योंकि है मेथड्स, इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। एक तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी जो है उसको हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड है उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। जैसे लेंथ मेजर कर दी है तो मीटर स्केल से, लेकिन अगर स्मॉल लेंथ होंगी तो उस केस पे हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर। आपका ये 11th में इसके एक्सपेरिमेंट भी है। वर्नियर कैलिपर जो है उससे हम वायर का डायामीटर या स्फेरिकल बॉडी का डायामीटर या बीकर का डायामीटर, उसका वॉल्यूम, ठीक है, उसकी डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्क्रू गाज। स्क्रू गाज जो होता है उससे हम क्या करते हैं, वायर जो होती है, वायर या शीट की थिकनेस फाइंड करते हैं, वायर का डायामीटर मेजर करते हैं, ठीक है। और अगर उससे भी छोटी मेजरमेंट है तो फिर हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गाज, इनसे हम डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज है यूनिवर्स के अंदर जिनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड जो है वो मेजरमेंट के यूज करते हैं। और हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, कुछ मेथड्स मैं डिस्कस कर रहा हूं। और आपका जो एनसीईआरटी में है वो हमारे पास यूज दिया हो पैरेलैक्स मेथड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम एक्सपेरिमेंट्स में इसको यूज करते हैं। तो आगे हमारा टॉपिक है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। अब मैं डिस्टेंसेस का ले रहा हूं, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट फॉर मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। फर्स्ट इज ट्राइएंगुलेशन मेथड या ट्राइंगुलर मेथड भी बोलते हैं। मेथड फॉर द हाइट of an accessible object, for the height of an accessible object। जैसे हमारे पास किसी बिल्डिंग की हाइट हमने फाइंड करनी है, या टावर की हाइट, या ट्री की हाइट मेजर करनी है, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा मेथड है। सपोज ये हमारे पास बिल्डिंग है या टावर है जिसकी हाइट हमने मेजर करनी है, राइट, ए बी, बिल्डिंग, टावर, ट्री। तो ये लेट एट बी द हाइट। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसके बिल्डिंग के फुट से जो दीवार यहाँ पे वर्टिकल, वहां से हम कुछ डिस्टेंस पे ये एक पॉइंट ले लेते हैं, सी पॉइंट, राइट। और ये जो सी पॉइंट, सी बी का डिस्टेंस है सपोज एक्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास है बिल्डिंग, तो वहां से हम ले सकते हैं। और यहां से हम क्या करेंगे, इसके जो बिल्डिंग है उसके टॉप के साथ ये यहां से एंगल मेजर करेंगे, ठीक है, लेट दिस एंगल बी थीटा। और इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम सेक्टेंस का नाम देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार साइट पर वर्क होता है तो इंजीनियर्स वगैरह ने लिया होता है पोल्स का, तो उससे हम एंगल्स मेजर करते हैं, सेक्शन। तो यहां से हमने एंगल मेजर कर लिया। अब एंगल हमारे पास आ गया, तो ये स्लोप, तो tan थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, दैट विल बी इक्वल्स टू h/x
परपेंडिकुलर बेस। तो एच हमें फाइंड करना, तो एच किसके रहा होगा, एच tan थीटा। तो नोइंग द वैल्यू ऑफ किसके एंगल थीटा, तो वो तो हमने सेक्शन से मेजर कर लिया, और जो बिल्डिंग से जिस पॉइंट से हम मेजर कर लिया तो वो डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो एच जो है वो हाइट जो हम निकाल लेंगे। ये आ गया ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द हाइट ऑफ एन असेसिबल। लेकिन समटाइम क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो हमारे पास क्या है, असेसिबल नहीं है। जैसे कोई बिल्डिंग है, बड़ी सी बिल्डिंग है, लेकिन बीच में क्या है हमारे पास कि जो पाथ है वो क्लियर नहीं है कि हम बिल्डिंग तक पहुंच पाए। बीच में हो सकता है कि एक सड़क है या माउंटेन है, हम माउंटेन की हाइट मेजर कर रहे हैं, तो क्या है उसकी हाइट मेजर करने के लिए बीच में क्या है, रिवर जो है वो जहां आप खड़े हो उसके बीच में से एक रिवर फ्लो कर रहा है, लेकिन माउंटेन की हमने हाइट फाइंड करनी है। तो वो ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको नाम देते हैं इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज हाइट ऑफ एन इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। अब सपोज ये हमारे पास इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट हमने मेजर करनी है एच। ये ऑब्जेक्ट हो गया से ए बी, माउंटेन हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे यहां से एक पॉइंट ले लेते हैं ये P1। यहां पे हम ये डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, हम सपोज कर लेंगे x के बराबर, राइट। अब P1 पॉइंट से अगेन सेक्शन यूज करके हम ये एंगल जो वो फाइंड कर लेंगे, एंड लेट दिस एंगल बी θ1। ये एंगल किसके बराबर है, θ1 के बराबर, ठीक है। अब इस पॉइंट से एक और पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं P2, जिसका डिस्टेंस किसके बराबर है d, लेकिन ये हम मेजर कर सकते हैं, ये हमारे पास क्योंकि असेसिबल नहीं है ऑब्जेक्ट, इनअसेसिबल है, तो ये एक्सपोज कर दिया। लेकिन ये दो पॉइंट हमने ले लिए, यहां से हम क्या करेंगे, सेक्शन की हेल्प से θ1 और θ2 एंगल जो फाइंड कर लेंगे। यहां से सपोज एंगल जो वो क्या आ रहा है हमारे पास, θ2। नाउ cot θ1, cot किसके बराबर होता है, इन दिस ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल में cot थीटा किसके बराबर हो गया, बेस x/h, दिस इज फर्स्ट। और cot θ2 किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू x प्लस d, परपेंडिकुलर क्या हो गया, h के बराबर, दिस इज सेकंड, ठीक है। फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो क्या होगा, cot θ2 माइनस cot θ1 इज इक्वल टू x प्लस d बाई h माइनस x बाई h, ठीक है। तो h एलसीएम ये आ गया x प्लस d माइनस x, x एंड x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, cot θ2 माइनस cot θ1 इज इक्वल टू d बाई h। तो हमें h फाइंड करना था, तो h किसके बराबर होगा, d डिवाइड बाई cot θ1 माइनस cot θ2 माइनस cot θ1, ठीक है। तो अब इसकी हेल्प से, इस फार्मूले की हेल्प से जो अब हम जो हमारे पास इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी हाइट को हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे बिल्डिंग्स है जहां तक हम पहुंच नहीं सकते हैं, या माउंटेन्स है उनकी हाइट मेजर कर दी है, ठीक है। The next is parallax method.
अब ये जो मेथड है इसको हम यूज करते हैं किसके लिए, जो प्लैनेट स्टार्स हैं उनके डिस्टेंसेस के लिए, उनका साइज क्या है, ठीक है, उसके लिए हम पैरेलैक्स मेथड जो यूज करते हैं। इवन के जब 12th में आप लोग हम ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पर भी इस मेथड को यूज किया जाता है। अब पैरेलैक्स मेथड है क्या, पहले इसको समझना है आप लोगों ने। अब एक्चुअली में ये क्लास ऑनलाइन है तो मैं यहाँ पे आप लोगों ने खुद ही इसको ट्राई करिए। आप क्या करना है, आपने एक पेंसिल ले लेनी है, या पेंसिल या अपने राइट हैंड की फिंगर या लेफ्ट हैंड की कोई एक फिंगर जो है, जैसे मैंने ये 4 फिंगर ली है, तो क्या करेंगे हम, इस फिंगर को देखते हो या पेंसिल ले ली हमने और दीवार की तरफ, वॉल की तरफ आपने अपनी दोनों आईज से उसको उनके सामने होल्ड करके रखना और दीवार पे आप लोगों ने देखना है कि उसकी क्या पोजीशन है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, आईज को क्लोज करना है, पहले लेफ्ट आई को क्लोज करना है, फिर आपने लेफ्ट को ओपन करना है, राइट को क्लोज करना है। और जब ये करोगे तो आपको क्या होगा, उसकी पोजीशन जो है वो जो पेंसिल आपने पकड़ी है वो आपको मूव करती हुई दिखाई देगी, अपोजिट मूव करेगी, जो भी आई है उसके अपोजिट आएगी। और ये खुद करके देखो आप, ठीक है। आपने क्या करना है, पेंसिल या फिंगर जो है उसको आपने अपनी आईज के सामने होल्ड करना है, पेंसिल को हमने होल्ड कर लिया और दीवार पर देखते हुए पहले आपने एक आई को क्लोज करना है, तो देखना वो किस पोजीशन पे दीवार पे आ रही है। उसके बाद फिर आपने उस आई को खोल दिया, दूसरी को क्लोज करना, तो आपको क्या होगा, वो पेंसिल की पोजीशन थोड़ी सी चेंज होगी, राइट। तो वो जो है उसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड, जैसे ये हमारे पास ये पॉइंट था, ठीक है, ये हमारी लेफ्ट आई से और ये आ गया राइट, ये पोजीशन जो है यहां से हम देख रहे हैं, ये लेफ्ट और राइट की जो पोजीशंस है, ये कहां पे पोजीशंस आ रही है, वॉल पे आ रही है, ठीक है, यहां से हम देख रहे हैं ये, तो ये पोजीशन चेंज हो रही है। एंड ये जो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है लेफ्ट और राइट के बीच में, इसको हम नाम देते हैं बेस, और ये आ गया हमारे पास एंगल थीटा, ठीक है। अब इस मेथड की हेल्प से जो है वो हम प्लैनेट के डिस्टेंसेस, उनका साइज जब उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पैरेलैक्स क्या होगा, राइट ऑन पैरेलैक्स, हाँ जी बच्चे मुझे कंप्लीट करने को बच्चे के लिए, एल जो है वो राइट के लिए हो गया, आर जो है वो सॉरी एल जो है वो लेफ्ट के लिए हो गया और आर जो है वो राइट के लिए, ठीक है। मुझे कंप्लीट करने दो, आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीजें ये। तो पैरेलैक्स इज द डिफरेंस इन अपेरेंट डायरेक्शन, क्योंकि ये अपेयर हो रही है, हम जैसे लाइट को क्लोज कर रहे हैं इससे ये पोजीशन चेंज होती है। तो पैरेलैक्स इज द डिफरेंस इन द अपेरेंट डायरेक्शन of an object due to change in the position of the observer, due to change in the position of the observer, ठीक है। और इसके लिए आपको बुक से पढ़ लेना, एनसीईआरटी में भी दिए हुए यही एक्सपेरिमेंट, होल्ड अ पेंसिल इन फ्रंट ऑफ यू एंड क्लोज फर्स्ट द राइट आई एंड देन द लेफ्ट आई। किसको, इसको पैरेलैक्स की डेफिनेशन, पैरेलैक्स इज द डिफरेंस in apparent direction of an object due to change in the position of the observer.
तो पैरेलैक्स मेथड से जो है वो हम क्या, इसमें दो पैरामीटर्स है हमारे पास, और वो दो पैरामीटर्स क्या हो गए, फर्स्ट क्या हो गया, एक तो आ गया डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट या स्टार फ्रॉम द अर्थ, और दूसरा उसका क्या हो गया, साइज। तो मैं सबसे पहले ले रहा हूं डिस्टेंस वाला फर्स्ट पार्ट, डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। तो हमने ये आप जब वो कंसीडर कर यार स्क्वायर, राइट, ये आ गया इसका सेंटर ओ, और ये सपोज प्लैनेट है, प्लैनेट एट पॉइंट से पी। तो आपकी सरफेस के ऊपर हम दो पॉइंट्स ले लेंगे, से ए एंड बी। ठीक है, और ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट कहां से, फ्रॉम द सेंटर। तो ए पॉइंट से और बी पॉइंट से ये एंगल हम मेजर कर लेंगे, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, θ1 एंड θ2, एंड से दिस होल एंगल इज थीटा। ये जो एंगल होता है इसको हम पैरेलैक्स एंगल का नाम देते हैं या पैरालिटिक एंगल। दिस एंगल इज नोन एज पैरालिटिक एंगल या पैरेलैक्स एंगल। ठीक है, पैरालिटिक या पैरेलैक्स एंगल। अब ये सपोज इसको हम सेंटर मान लेते हैं, ये आ गए हमारे पास आर, से दिस पॉइंट इज, ये ओ, ये पॉइंट मैं मान लेता हूं किसके बराबर है, ये सी आ गया। और ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है, ये मैं यहां लिख देता हूं, ए और बी के बीच में डिस्टेंस जो वो सपोज किसके बराबर है, बी के बराबर, ये आ गया बेस। और ये डिस्टेंस हमने कहां से मेजर करना है, सेंटर से प्लैनेट। तो लेट दिस डिस्टेंस से डी, कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट अर्थ। तो फर्स्ट हम क्या फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हम क्या करेंगे, अर्थ की सरफेस से हम प्लैनेट को दो पॉइंट से ऑब्जर्व करेंगे, से ए एंड बी, और ये एंगल जो वो मेजर करेंगे, जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ए और बी के बीच में, और इस एंगल को हम नाम देते हैं दैट इज नोन एज पैरालिटिक एंगल या पैरेलैक्स एंगल। अब हमें मालूम है थीटा जो है किसके बराबर है, एंगल, और ये रेडियंस में हम लेते हैं, दिस एंगल जो है दैट इज मेजर्ड इन रेडियंस। तो थीटा जो है किसके बराबर है, लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी डिवाइड बाई रेडियस। तो रेडियस क्या होगा हमारे पास, सीपी। नाउ थीटा इज इक्वल टू, अब प्लैनेट का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, ठीक है, और उस केस में ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है ए सी डी, वो ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर, क्योंकि एंगल इज स्मॉल, स्मॉल एंगल आएगा, तो ये दोनों जो है वो ऑलमोस्ट क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उस केस में इसको हम लिख देंगे ए सी बी की जगह पे क्या होगा हमारे पास, ओनली ए बी, और सी पी जो है वो ऑलमोस्ट किसके बराबर जाएगा, पीओ के बराबर। अब ए बी जो है वो किसके बराबर हो गया, बी के बराबर, और पीओ जो है वो किसके बराबर है, जो डिस्टेंस हमने मेजर करना है। तो क्या होगा, डी इज इक्वल टू बी बाई थीटा। ठीक है,
तो नोइंग द वैल्यू ऑफ बी, बी क्या होगा, जो हमने दो पॉइंट्स कंसिडर किए हैं उनके बीच का डिस्टेंस, और थीटा क्या होगा, ये जो एंगल बन रहा है इन दो पॉइंट्स के बीच में फ्रॉम पॉइंट पी, एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर एट पॉइंट पी। ये एक किस्म का ये कॉर्ड जो है, इसका जो एंगल होगा यहाँ पे, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट पॉइंट पी, तो वो हम मेजर कर लेंगे और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी कैन फाइंड द डिस्टेंस। तो ये तो पहला मेथड आ गया डिस्टेंस फाइंड करने का। अब सेकंड में क्या है, अगर हमें साइज मेजर करना है तो साइज के लिए क्या होगा, सपोज ये आ गया हमारे पास, ये पहला मेथड लिख देता हूं, बी किसके बराबर हो गया, बी बाई थीटा। और सेकंड क्या, हमने साइज फाइंड करना है, तो ये आ गया हमारे पास अर्थ। अब साइज जो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो दिस इज प्लैनेट। जैसे मून का हमने डिस्टेंस फाइंड करना होता है, ये प्लैनेट आ गया। साइज मीन्स इट्स डायमीटर, ये डी फाइंड करना। तो आपकी सरफेस से किसी पॉइंट से हम ये ए और बी, के बीच में एंगल जो है वो मेजर कर लेंगे, ये डायमीटर जो है, ये हमने डी फाइंड करना है। तो ए और बी ये आ गए, लेट दिस बी डी, और ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस जो हमें मेजर करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल जो है सपोज क्या आ गया हमारे पास, अल्फा। एंगल क्या हो गया हमारे पास, अल्फा। अब हमें अर्थ से प्लैनेट का डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना आता है, तो डायमीटर जो है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें मालूम हो, इफ द एंगल दैट द डायमीटर मेक एट अ सर्टेन प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर हमें ये मालूम हो कि ये डायमीटर जो है वो आपकी सरफेस के ऊपर जो है वो किसी प्लेस पे जो एंगल बना रहा है अल्फा, तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नो, अल्फा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, अगेन एंगल है, एंगल किसके होता है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाई रेडियस, तो क्या होगा डी। तो हमें कैपिटल डी फाइंड करना है डायमीटर, तो अल्फा डी। नोइंग द एंगल जो हम सरफेस से फाइंड कर सकते हैं, और डिस्टेंस को कैसे फाइंड करना, ये पहले वाला मेथड आ गया। तो यहां से हम उसका डायमीटर मीन्स उसका साइज जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन इजिली कैलकुलेट द साइज। तो पैरेलल मेथड क्या, अच्छा ये जो हमारे पास अल्फा होता है, इसको हम एंगुलर डायमीटर का नाम भी देते हैं, एंगुलर डायमीटर ऑफ द प्लैनेट, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डायमीटर ऑफ द प्लैनेट या स्टार, जिसका भी हम मेजर कर रहे हैं। तो पैरेलल मेथड से मेन हम दो कैलकुलेशन करते हैं, एक तो डिस्टेंस और दूसरा उसका साइज। अब इसके क्वेश्चंस ले लेते हैं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन लिखिए आपका, डिग्री को रेडियन में लेना है हमने, अगर मिनट में दिया है उसको भी रेडियन में लेना है। तो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में आइडिया दिया था कि सेक्सोडेसिमल सिस्टम में हम डिग्रीज में मेजर करते हैं, वन राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से होता है, वही से हमने आपको बताया था कि डिग्री कितने मिनट के बराबर है, सेकंड, ठीक है। और फिर सर्कुलर सिस्टम जो है उसमें हम एंगल को किस में मेजर करते हैं, रेडियंस में, और जो हमारा पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, राइट। तो हमारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, राइट ऑन कैलकुलेट द एंगल ऑफ first 1 degree, second 1 minute,
1 minute, and third 1 second. ठीक है, कैलकुलेट। एनसीईआरटी के एग्जांपल है, बुक निकाल सकते हो, अगर निकाल लिया आप लोगों ने। पहला क्या हो गया, डिग्री, दूसरा मिनट, तीसरा सेकंड ऑफ आवर। और यहाँ पे तो आपको हिंट भी दिया हुआ है, यूज 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और आपको मैं ये थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये सेक्साडेसिमल सिस्टम है। 1 राइट एंगल जो है वो होता है 90 डिग्री के बराबर, एंड 1 डिग्री जो होती है वो होती है 60 मिनट। ये मिनट का सिंबल है, राइट। एंड 1 मिनट जो होता है दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। और सर्कुलर सिस्टम में थीटा होता है हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस, और कंप्लीट रोटेशन है तो आर्क की लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर डिवाइड बाय आर, तो आर एंड आर कैंसल। ठीक है, तो 2 पाई। अब कंप्लीट रोटेशन में जो एंगल होता है कितना होता है, 360 डिग्री। अगर सर्कुलर पाथ में पूरा कंप्लीट एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। तो 360 किसके रहता है, 2 पाई रेडियंस के बराबर। पाई किसके रहता है, 180 रेडियंस के बराबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि इन सभी को हमने रेडियंस में लेना है। ठीक है, डिग्री को रेडियन में लेना है, मिनट को रेडियन में लेना है, और सेकंड को रेडियन में लेना है। तो हम सीधा स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट यहां से ले लेते हैं। आपको मालूम है 1 डिग्री किसके बराबर होती है, 60 मिनट। 1 डिग्री जो है दैट विल बी इक्वल टू 60 मिनट। और यहां पे देखो इधर ये भी आप लोगों ने डायरेक्टली आंसर रख लेना है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाई 60, 360। करो शाबाश। पहला पार्ट तो डायरेक्ट निकल जाएगा बच्चे यहां से। पहले फर्स्ट पार्ट को निकाल लो, मैं थोड़ा सा आगे। तो 1 डिग्री जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई बाई 360, तो दैट इज पाई बाई 180। पाई होगा 3.14 डिवाइड बाई 180। तो ये कैलकुलेट करने के बाद देखो ये शाबाश कितना आया, ये 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियंस। तो ये आ गया पहले पार्ट का आंसर। 1 डिग्री किसके रहोगी, ये आ गया। अब सेकंड में आपको क्या किसको कन्वर्ट करना है, मिनट को। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ये 60 मिनट जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 60। और 1 डिग्री जो है वो ये हमने कैलकुलेट की, तो 1.745 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाई 60। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा 2.91 इंटू 10⁻⁻4। एक्चुअल में आ रहा है 2.908। तो 08 मीन्स 1 के आसपास। तो ये आ गया 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। और सी पार्ट में आपको क्या निकालना है, इसको सेकंड्स में लेना है, राइट। तो वो भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास 60 सेकंड किसके बराबर है, 1 मिनट।
और 1 मिनट किसके बराबर है? 1 डिग्री डिवाइड बाई 60। तो 1 सेकेंड जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई ये 60 से चला गया, और 1 डिग्री की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है? 1.745 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाई 3600 3600। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा 4.85 इंटू 10⁻⁻6 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन।